हेलो एवरीवन। स्काई रूट पाठशाला में आप सबका स्वागत करता हूँ। मेरा नाम है विजय। इस सेशन में, इस ऑडियो लेक्चर में हम बहुत ही इम्पोर्टेंट यानी महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करने जा रहे हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक का डिस्कशन यहाँ पे करने जा रहे हैं। हमारा जो आज का टॉपिक है, जल संरक्षण जरूरी है, यानी जरूरी है जल का संरक्षण एवं संग्रहण। आज का हमारा ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसको हम आगे बढ़ाते हुए टॉपिक वाइज टॉपिक देखते हैं। हमारे देश में उपलब्ध पानी का करीब 70% यानी 70% हिस्सा दूषित है, पॉल्यूटेड है। पानी की गुणवत्ता के लिहाज से, यानी वाटर की जो क्वालिटी है उसके लिहाज से हम 122 देशों में 120वें स्थान पर आते हैं। हाल ही में नीति आयोग ने अपनी रिपोर्ट में आगाह किया है कि सन 2020 तक पानी की मांग उपलब्धता से दुगनी हो जाएगी। 60 करोड़ लोग जल संकट से सीधे प्रभावित हैं। एक दशक के बाद इस समस्या से सकल घरेलू उत्पाद में 6% की कमी आ सकती है, यानी सकल घरेलू जीडीपी में जो 6% की कमी आ सकती है। देश भर में 91 यानी 91 बृहद आकार वाले जलाशय, यानी जो कि 91 बृहद आकार वाले जलाशय हैं जिनकी कुल जल भंडारण की क्षमता 161 मिलियन क्यूबिक मीटर है। इनमें भंडारण की क्षमता 161 मिलियन क्यूबिक मीटर के बराबर ही है। इनमें से 37 बड़े जलाशयों में से प्रत्येक से 60 मेगावाट से अधिक हाइड्रो पावर का उत्पादन किया जाता है। हाल ही में संबंधित विभाग द्वारा जारी रिपोर्ट के मुताबिक इन जलाशय में जल का स्तर 17% ही शेष बचा है। ग्रीष्म यानी गर्मियों में भीषण गर्मी के कहर को देखते हुए देश में जल संकट यानी जल संरक्षण की आवश्यकता अब समझ में आती है। गर्मियों का सीजन आ चुका है और अब पानी की बहुत बड़ी किल्लत होने वाली है। तो इसी किल्लत को देखते हुए इस आर्टिकल में बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें कही गई हैं कि गर्मियों में पूरे उत्तर भारत समेत देश के कई हिस्सों में गर्मी कहर ढाती है। देश के कुछ हिस्सों में पारा 48 यानी 48 डिग्री के करीब पहुंच जाता है। भीषण गर्मी का आलम यह है कि अब तक जहां सिर्फ मैदानी इलाकों में गर्मी की तापिश थी, वहीं अब पहाड़ी इलाकों का भी तापमान बढ़ने लगा है। मौसम विभाग के मुताबिक, यानी कि एनवायरनमेंट जो डिपार्टमेंट है, वेदर डिपार्टमेंट के मुताबिक आने वाले दिनों में भी लोगों को गर्मी में राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। गर्मी के इस कहर को देखते हुए देश में जल संरक्षण की आवश्यकता समझ आती है। भारत में जल और वर्षा जल संरक्षण का विशेष अध्ययन करने वाले मौसम विज्ञानी PR पिसारोटी ने बताया कि यूरोप और भारत में वर्षा के लक्षणों में महत्वपूर्ण अंतर है। यूरोप में वर्षा धीरे धीरे पूरे साल होती रहती है। इसके विपरीत भारत के अधिकतर भागों में साल के 8,760 घंटों में से लगभग 100 घंटे मात्र ही वर्षा होती है। इसमें से कुछ समय मूसलाधार वर्षा होती है, यानी कि बहुत अधिक वर्षा एक साथ ही हो जाती है। इस कारण आधी बारिश मात्र घंटों में ही हो जाती है। इससे स्पष्ट है कि जल संग्रहण और संरक्षण यूरोप के देशों की अपेक्षा भारत जैसे देशों में कहीं अधिक आवश्यक है। भारत की वर्षा की तुलना में यूरोप में वर्षा की सामान्य बूंदें काफ़ी छोटी होती हैं। इस कारण उसकी मिट्टी काटने की क्षमता भी कम होती है। यूरोप में बहुत सी वर्षा बर्फ़ के रूप में गिरती है जो धीरे धीरे धरती में समा जाती है, जबकि भारत में बहुत सी वर्षा मूसलाधार रूप में गिरती है जिसमें मिट्टी को काटने और बहाने की बहुत क्षमता होती है। दूसरे शब्दों में हमारे यहाँ की वर्षा की यह स्वाभाविक प्रवृत्ति है कि अगर उसके जल के संरक्षण और संग्रहण की उचित व्यवस्था नहीं की गई तो यह जल बहुत मिट्टी बहाकर निकट की नदी की ओर वेग में दौड़ेगा और नदी में बाढ़ आ जाएगी। चूँकि अधिकतर जल न एकत्र होगा न धरती में रिसेगा, इसलिए कुछ समय बाद जल संकट उत्पन्न होना भी स्वाभाविक ही है। इन दिनों आपदाओं को कम करने के लिए या दूर करने के लिए जीवनदायी जल का अधिकतम संरक्षण और संग्रहण आवश्यक है। इसके लिए पहली आवश्यकता वन, वृक्ष और हर तरह की हरियाली की जो वर्षा है के पहले वेग को अपने ऊपर झेलकर उसे धरती पर धीरे धीरे से उतारे, ताकि वह वर्षा मिट्टी को काटे नहीं अपितु काफ़ी हद तक स्वयं मिट्टी में ही समा जाए या रिस जाए। दूसरा महत्वपूर्ण कदम यह है कि वर्षा का जो शेष पानी नदी की ओर बह रहा है उसके अधिकतम संभव हिस्से को तालाब या पोखरों में एकत्र कर लिया जाए
वैसे इस पानी को मोड़कर सीधे खेतों में लाया जा सकता है। आज के समय में सबसे बड़ी संकट होती है कि हमारे यहाँ गांव हो या शहर हो, तालाबों को, झीलों को, जो छोटे छोटे पोखरे हैं, उनको मिट्टी से, उनमें मिट्टी डालकर पाट कर उनको दबाया जाता है और वहाँ पर कंस्ट्रक्शन रेजिडेंशियल एरिया बना दिया जाता है, जिस कारण से हमारे यहाँ जल का जो स्रोत होता है, जो पानी नीचे जाना चाहिए, वो नहीं पहुँच पाता धरती के अंदर तक। हम पानी तो निकालते हैं प्रतिदिन, लेकिन पानी कितनी मात्रा में हम धरती को दे पाते हैं, ये ज़रूरी है। हम तो डेली यूज करने के लिए शुद्ध वाटर यानी पानी को निकाल लेते हैं, लेकिन हम एक बूंद भी पानी धरती के अंदर संग्रहित नहीं कर पाते, जिसके कारण आने वाले दिनों में बहुत बड़ा संकट होगा। हम तालाब, नदियों, जो छोटे छोटे पोखरे और गड्ढे होते हैं, जो एक तरफ से तराई एरिया होती है, जो तराई पूरा निचले नदी का निचला किनारा होता है, वहाँ पर पहले के समय में ज़्यादातर हिस्सों में पानी का जमाव हुआ करता था, जिसके कारण से लंबे समय तक पानी अगर स्थिर रूप से जमा रहता है तो वहाँ पर वो पानी सीधे ही रिस कर धरती के अंदर चला जाता है, जिसके कारण से वहाँ का जब जल स्तर होता है वह बहुत निकटतम होता है। लेकिन इस समस्या का निदान नहीं हो सका। धीरे धीरे लोग बांटते गए, उसमें मिट्टी डालते गए और घर बसाते गए और खेतों का निर्माण करते गए, जिसके कारण सारी जो कछारी एरिया थे, जो तराई एरिया हैं, तालाब हैं, पोखरे हैं, उनको दबाया गया, उनको नष्ट कर दिया गया, जिसके कारण धरती को जल पर्याप्त मात्रा में जितना हम निकालते हैं उससे 1% भी हम नहीं धरती के अंदर जाने देते। इस कारण से बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न हो रही है। दूसरा महत्वपूर्ण कदम यह है कि वर्षा का जो शेष पानी नदी की ओर बह रहा है, उसके अधिकतम संभव हिस्सों को तालाबों या पोखरों में एकत्र कर लिया जाए। यही बात यहाँ पे कहा गया है कि जो तालाब होते हैं पहले के समय में, इसी पानी को, जो वर्षा की पानी होती है, जो वर्षा ऋतु में पानियों को इकट्ठा कर लिया जाता था तालाबों के माध्यम से, पोखरों के माध्यम से, उसी को पूरे साल सिंचाई की जाती थी खेतों में। लेकिन इसका उपयोग आज के समय में उससे भी बहुत बड़ा महत्वपूर्ण है। आज तो सिंचाई हम ट्यूबवेल के जरिए धरती से पानी निकालते हैं, लेकिन तालाबों और पोखरों को हमेशा मिट्टी डालकर पाटते चले जा रहे हैं। वही तालाब और पोखरे जो कि धरती को बूंद बूंद करके पानी एकत्रित करने में मदद करते हैं, रिसाव करते हैं, लेकिन आज हम इस बहुत बड़े संकट से गुजर रहे हैं। इस खेतों में गिरने वाला वर्षा का अधिकतर जल खेतों में से ही रह जाए, इसकी व्यवस्था भू संरक्षण के विभिन्न उपाय जैसे मेड़बंदी, पहाड़ों में सीढ़ीदार खेत आदि से ही किया जा सकता है। तालाबों में जो एकत्र पानी किया जा गया है उसमें अधिक समय तक बना रहे, इसके लिए तालाब के आसपास पौधारोपण यानी कि पौधों को लगाया जाए हो सकता है, और वाष्पीकरण कम करने वाले विशेष आकार के तालाब बनाया जा सकता है। इस बात को ध्यान में रखना बहुत ही ज़रूरी है, जो हमारे समाज को, जो हमारे आने वाले पीढ़ी के लिए जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात की जाती है, हम कितना दे पाते हैं, क्या दे पाते हैं, क्या प्राकृतिक संसाधनों पर, क्या नेचुरल जो हमारे रिसोर्सेज हैं उन पे आने वाली पीढ़ियों का कोई हक नहीं है। ये बात हमारे समझ में क्यों नहीं आ रही है? ये मानव जीवन क्यों इतना संकटदायी होता जा रहा है? हम हर समय एक जहरीली भोजन करते हैं, एक जहरीला पानी पीते हैं। ये सब किसका कारण है? ये सब हमारा ही देन है। हम खेतों में बेसमझ यूरिया का उपयोग करते हैं और फैक्ट्रियों के माध्यम से जो उनका वेस्ट होता है वो नदियों में बहाया जाता है, जिस कारण से आज हमारा जल संकट एवं वायु संकट बहुत ही बड़ा है। जो हमारा महत्वपूर्ण तत्व है जल, वायु, यही बहुत ही शरीर के लिए लाभदायक है और यही नष्ट होते जा रहे हैं। यही संकटवायु और यही पॉइजन यानी जहरीले होते साबित हो रहे हैं। इस बातों को ध्यान में आगे बढ़ाते हुए नल, हैंडपंप, नलकूप या पाइपलाइन, ये सब कई गांवों में ज़्यादा नज़र आ रहे हैं, लेकिन जिस भूजल से यानी जिस भूजल यानी तालाब, झरने से इन्हें पानी मिलना है, इसी बात को आगे कहा गया है कि अगर उसमें ही पानी कम होने लगे तो भला इन निर्माण कार्यों में क्या समस्या हल होगी। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट को केंद्रीय भूजल बोर्ड के वैज्ञानिकों ने बताया कि पिछले लगभग 10-15 वर्षों में हमारे देश के भूजल स्तर में बहुत तेज़ी से गिरावट आई है। पहाड़ी क्षेत्रों में से कितनी ही झरने के सूखने या पतले पड़ने के समाचार हैं। बहुत बड़ी समस्या में तालाब मैदान जैसे बन गए हैं, यानी कि जो तालाबों को मिट्टी डालकर उनको मैदान बना दिया गया है, वहाँ या तो कंस्ट्रक्शन का काम किया गया है या वहाँ फुटबॉल खेलने के लिए मैदान या क्रिकेट खेलने के लिए मैदान, फील्ड एरिया का निर्माण कर दिया गया है, पार्किंग की व्यवस्था कर दी गई है। ये गलत है, उन पर अतिक्रमण हो चुका है या वे बुरी तरह से जीर्ण शीर्ण स्थिति में पड़े हैं। जल की कमी के संकट को जल प्रदूषण ने और भी विकट कर दिया है। छोटी छोटी नदियाँ भी इतनी प्रदूषित हो गई हैं कि इसमें कई गाँवों के जल उपलब्धि पर प्रतिकूल असर पड़ रहा है। जहाँ कृषि रसायनों का अत्यधिक उपयोग हो रहा है, वहाँ भूजल पर इतना ही हानिकारक असर नज़र आने लगा है। कई क्षेत्रों में जल संकट की
जो परवाह न करते हुए ऐसे उद्योग लगाए जा रहे हैं जो जल का अत्यधिक उपयोग करेंगे और जल प्रदूषण में वृद्धि करेंगे। कुछ ऐसे क्षेत्र भी हैं जहां जल संकट को नज़रअंदाज करते हुए जल का अत्यधिक उपयोग करने वाली ऐसी नई फसलों को प्रोत्साहित किया जा रहा है, जिसका लाभ तो कुछ पहले से समृद्ध लोगों तक ही सीमित रहे, लेकिन उसके दुष्परिणाम नीचे गिरने वाले भूजल के रूप में जनसाधारण को भुगतने पड़ते हैं। यही कारण है हमारे समाज में कि जो शोषण होता है वो बड़े यानी उच्च वर्ग द्वारा उठाए जाते हैं, कुछ निम्न वर्ग को दूषित करते हैं, एक्सप्लॉइट करते हैं, यानी उनका शोषण किया जाता है। उनके जो लाभ है, उनकी विलासिता की चीज़ें हैं, उनके कारण किसी छोटे व्यक्ति पर प्रभाव डालता है। जैसे कि एक अगर पैदल चलता हुआ व्यक्ति, उसका क्या दोष है कि एक 4 व्हीलर या 4 पहिए वाला वाहन निकल जाए उसके बगल से और सारा धूल मिट्टी उसको सहन करना पड़े। जो पैदल जाता है उसका उसमें क्या दोष है, उस चीज़ के कारण से उसको दमा और टीबी जैसी बीमारियों का सामना करना पड़ता है, फेफड़े और ऑक्सीजन में उसको प्रॉब्लम हो जाती है। तो उसका जो एक तरह से कह सकते हैं कि जो उसकी भरपाई है कौन करेगा, आखिर कौन करेगा। उनको जो एक्स्ट्रा मेडिकल के खर्चे आने लगते हैं, उनके स्वास्थ्य पे जो प्रभाव पड़ने लगते हैं, उसका संरक्षण कौन करेगा। तो यही सब बातें हैं कि कुछ लोगों के अत्याचार के कारण कुछ अधिकतर जो निम्न वर्ग के लोग हैं उन पर संकट आने लगता है। तो इस संकट का समाधान कैसे किया जा सकता है, इसी बात को आगे बढ़ाते हुए फसलों को प्रोत्साहित किया जा रहा है, जिनका लाभ तो कुछ पहले में समृद्ध लोगों तक ही सीमित रहेगा, लेकिन जिनके दुष्परिणाम नीचे गिरने वाले भूजल के रूप में जनसाधारण को भुगतने पड़ेंगे। शहरी क्षेत्रों में 5 सितारा होटल यानी 5 स्टार, लॉन, गोल्फ कोर्स आदि अत्यधिक जल उपयोग वाली सुविधाओं के जुटाने में हम तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं, जबकि अनेक बस्तियों में जल अभाव का हाहाकार है। इसी का परिणाम है आज बेंगलुरु जल संकट। बेंगलुरु में हो रहे जल संकट को ये जो हाई सैलरी वाले अच्छे मिडिल क्लास के अपर लोग होते हैं वो तो जीवन यापन कर लेते हैं, पैसे से जल का जो परचेजिंग होता है वो कर लेते हैं, खरीद लेते हैं, लेकिन जो निम्न वर्ग के लोग होते हैं जो सहन नहीं कर पाते वो कैसे जल को खरीद पाएंगे। मेन समस्या उन्हीं को जल संकट का सामना करना पड़ता है। वही बात यहाँ पे कहा गया है कि जो जल अभाव का हाहाकार है, अन्य प्राकृतिक संसाधनों की तरह जल का बंटवारा भी विषमता से ग्रस्त है और यह विषमता जल संकट की स्थिति में असहनीय हो जाती है। एक ओर लोग पीने के पानी को तरसते रहे और दूसरी ओर पानी का अपव्यय यानी मितव्यय होता रहे, यानी दुरुपयोग होता रहे। यह वर्तमान की दृष्टि से तो अन्यायपूर्ण है साथ ही भविष्य में समस्या का स्थायी हल खोजने में भी यह विषमता एक रुकावट बनती है। इस विषमता के अन्यायपूर्ण जो हो रहे जो काम है, जल विवरण यानी जल वितरण और उपयोग का ऐसा नियोजन नहीं हो सकता जो सबकी प्यास बुझाने में समर्थ हो। सार्थक जल नियोजन के लिए जरूरी है कि निहित स्वार्थों के दबाव की परवाह न करते हुए सबसे अधिक प्राथमिकता इस बात को दी जाए कि हर व्यक्ति, हर झोपड़ी, हर गांव की प्यास को बुझाया जा सके। पानी के अन्य उपयोग चाहे वे किसी नई फसल के लिए हो या किसी उद्योग के लिए तभी सोचे विचारे जाएं जब पहले इस बुनियादी ज़रूरत को संतोषजनक ढंग से पूरा कर लिया जाए। हो गया है इस प्राथमिकता पर कायम रहने के साथ साथ यह भी जरूरी है कि पीने के पानी की आपूर्ति के कार्यों को केवल हैंडपंप लगाने या कुएं खोदने तक सीमित न रखकर उन सभी महत्वपूर्ण गतिविधियों और क्षेत्रों को ध्यान में रखा जाए जिनका असर पानी की उपलब्धता पर पड़ता है। किसी ग्रामीण क्षेत्र में पीने के पानी की योजना बनाई जाए रही हो और वह इस बात से अनभिज्ञ रहे कि ऊपर पहाड़ी पर जो जंगल काटा जाने वाला है उसका जल की उपलब्धता पर क्या असर पड़ेगा, तो यह योजना सफल नहीं हो सकती। इसी तरह औद्योगिक प्रदूषण, कृषि रसायनों का उपयोग, फसल चक्र में होने वाले बदलाव, खनन कार्य, ये सभी वो क्षेत्र हैं जिनका उपलब्धता पर असर पड़ सकता है। अतः व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि इस विभिन्न क्षेत्रों से जुड़ी परियोजनाओं और नए कार्यक्रमों पर जल उपलब्धता की दृष्टि से विचार किया जाए और उसके पक्ष में निर्णय लेने से पहले जल उपलब्धता की स्थिति, उसका क्या असर होगा, इस प्रश्न को समुचित महत्व दिया जाए। दूसरी ओर जल नियोजन के कार्य में लगे लोग भी इस क्षेत्र में हो रहे बदलाव पर नज़र रखें और यदि इनकी जल उपलब्धता पर प्रतिकूल असर पड़ने की संभावना हो तो इस बारे में समय पर चेतावनी देने की भूमिका भी निभाएं। सरकार के पास संतोषजनक पेयजल स्थिति होने के जो आंकड़े विभिन्न गांवों में पहुंचते हैं, उन्हें भेजने वाले को स्पष्ट निर्देश होना चाहिए कि कुछ नलकूप खोद लेने से ही स्थिति संतोषजनक नहीं हो जाती। भूजल नीचे तो नहीं जा रहा है, यानी कि धरती तक तो भूजल नहीं पहुंच पा रहा है, झरने सूख तो नहीं रहे हैं, जल का प्रदूषण बढ़ तो नहीं रहा है। इस सब बातों को उचित अध्ययन से ही यह स्थिति स्पष्ट हो सकती है कि क्या इस गांव या गांवों के समूह की पेयजल स्थिति वास्तव में संतोषजनक है अथवा यहाँ पर पेयजल की कमी का संकट मंडरा सकता है। इस ओर भी ध्यान देना जरूरी है कि पेयजल के जो
नए साधन एवं स्रोत उपलब्ध कराए जा रहे हैं, उनके रख रखाव और मरम्मत की कितनी जानकारी स्थानीय लोगों तक पहुंचती है। अगर थोड़ी सी समस्या उत्पन्न होने पर लोगों को कई दिनों तक बाहरी सहायता के इंतजार में प्यासे रहना पड़े, तो इस तरह की निर्भरता बढ़ाने वाली नई तकनीकी को आदर्श माना जा सकता है। वास्तव में देश में एक ऐसी जल व्यवस्था होना चाहिए जिससे नई तकनीकी परंपराओं उपायों का विरोध न करे, अपितु उनकी कमियों को दूर करने या समय की आवश्यकता के अनुसार क्षमता बढ़ाने का कार्य करे। जल संरक्षण और संग्रहण के विभिन्न तौर तरीके देश के विभिन्न भागों में, विशेषकर पानी की कमी वाले क्षेत्रों में सदियों के अनुभव से विकसित किए गए। यह एक ऐसी अनमोल विरासत है जिसकी अपेक्षा कर हम पेयजल का संकट हल करने में सफल नहीं हो सकते हैं। दूसरी ओर यह भी सच है कि बदलती परिस्थितियों में कई जगहों पर तरह तरह की नई तकनीकी की जरूरत है। इसके बीच सामंजस्य बनाने में सुविधा होगी अगर पेयजल योजनाओं को बनाने और कार्यान्वित करने में स्थानीय लोगों की भरपूर भागीदारी हो। स्वच्छ भारत और बेहतर पेयजल, खासकर भूजल की गंभीर कमी में जूझ रहे देश के 19,000 गाँव ऐसे हैं जहाँ पीने का साफ पानी नहीं है। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर यही स्थिति बनी रही तो आने वाले समय में यह संकट और बढ़ेगा। इसका प्रमुख कारण होगा जल का अत्यधिक दोहन। जल और जलवायु परिवर्तन। वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट के अध्ययन से यह बात सामने आई कि भारत में जलाशयों की कमी होने के कारण लोगों को घरों तक पहुंचने वाले पानी के नल पूरी तरह सूख जाने की आशंका है। इस अध्ययन में भूजल स्तर के गिरने जाने पर भारत में कृषि पर निर्भर जो लोग हैं, लोगों को लेकर भी चिंता जताई गई है। एक शोध में पता चलता है कि भारत के 16 राज्यों में भूजल में यूरेनियम की मात्रा खतरनाक स्तर पर है। यह मात्रा विश्व स्वास्थ्य संगठन के मानक से बहुत अधिक है। अमेरिका के ड्यूक विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों का यह अध्ययन एनवायरमेंटल साइंस एंड टेक्नोलॉजी लेटर्स में प्रकाशित हुआ है। इसके लिए उन्होंने 16 राज्यों तथा राजस्थान और गुजरात के 324 कुओं में नमूने लिए थे। मानकों के अनुसार भारत में 1 लीटर पानी में अधिक से अधिक 30 माइक्रोग्राम यूरेनियम होना चाहिए। इसके बावजूद सरकार की निगरानी संस्था ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड में पेयजल शुद्धता के लिए तय मानकों में यूरेनियम को शामिल नहीं किया गया। इसकी अधिकता किडनी की बीमारियों के लिए जिम्मेदार है। भूजल स्तर घटने और नाइट्रेट प्रदूषणों के साथ यूरेनियम अधिक होता जा रहा है। इसका एक बड़ा कारण भूजल के स्रोतों में से हिमालय से आते पानी में ग्रेनाइट पत्थरों के यूरेनियम का मिश्रण भी है। पेयजल और सिंचाई के इस प्रमुख जल संसाधनों को बेहतर करने के लिए जरूरी है कि यूरेनियम की मात्रा मापने की प्रक्रिया अपनाई जाए ताकि इससे बड़ी आबादी को होने वाले नुकसान से रोका जा सके। अगले लेक्चर में हम बेंगलुरु जल संकट पे चर्चा करेंगे, वहाँ उस बात को डिस्कशन करेंगे बहुत गहराई से। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।